तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल के द्वारा क्या प्रिंसिपल्स दिए गए थे मैनेजमेंट को लेकर के, तो आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फेयोल के बारे में कि वो थे कौन, उनका बैकग्राउंड, उनके हिस्ट्री के बारे में। तो उनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1841 में। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग पे डिग्री ली थी 1860 पे, और एक इंजीनियर के तौर पे वो काम करना शुरू कर दिए थे कोल माइनिंग कंपनी में। 1888 में उनको क्या हुआ, प्रमोशन मिला, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए उस कंपनी के। और उस समय ऐसा हुआ था कि जो कंपनी में वो काम कर रहे थे वो क्या हुआ, डूबने के कगार पे आ गया, इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ गया था। पर फेयोल जो थे वो क्या किए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए और अपना मैनेजरियल टेक्निक को यूज़ किए जिससे कि वो कंपनी को बचा सके। और आखिरकार क्या हुआ, कंपनी को बचाने में वो सक्सेस पा लिए, वो सक्सेसफुल हो गए थे। और जब वो 30 साल काम करके जब रिटायर हुए, 3 साल काम करने के बाद, तो वो जो कोल कंपनी था, कोल स्टील कंपनी जहाँ पे वो काम करते थे, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। चलिए अब इसके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो हेनरी फेयोल, इनका पूरा नाम क्या था, हेनरी फेयोल। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी बोला जाता, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। तो अगर पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट, तो आपका जवाब होना चाहिए हेनरी फेयोल, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस था उनका उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये था कि उन्होंने क्लियर डिस्टिंग्विश किया था टेक्निकल और मैनेजेरियल स्किल के बीच में, कि आखिर टेक्निकल स्किल और मैनेजेरियल स्किल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा ये था कि जो हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा कुछ देने वाले भी कौन थे, वो हेनरी फेयोल ही दिए थे। साथ ही साथ इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी डेवलप किए हैं, जो कि एक गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं मैनेजर्स के लिए एक मैनेजेरियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। तो हम लोग बोल सकते हैं इनका 3 मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, टेक्निकल और मैनेजेरियल स्किल के बीच में डिफरेंस बता करके, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है इन्हीं के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, और साथ ही साथ ये 14 प्रिंसिपल्स भी डेवलप किए हैं। तो चलिए 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं फेयोल ने। तो सबसे पहला यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क, क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पूरा काम है उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा काम को सिर्फ एक ही पर्सन को दे करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर पर्सन को क्या करना चाहिए, एक छोटा छोटा टास्क देना चाहिए, एक छोटा यूनिट देना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि उनके कैपेसिटी, क्वालिफिकेशन, उनके स्किल, ये सब को ध्यान में रख करके उनको काम दिया जाना चाहिए। ताकि क्या होगा कि अगर वो इंसान एक ही काम को बार बार करेगा तो उससे क्या होगा कि वो काम और भी ज़्यादा परफेक्टली कर पाएगा, और भी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वो कर पाएगा, और उस काम में वो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग को एक टास्क जो है वो एक आदमी को ना दे करके उसको क्या करना चाहिए, छोटा छोटा ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए, और उस एक यूनिट को उस इंसान को देना चाहिए जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, जिनका स्किल हो, जिनका क्वालिफिकेशन उस अकॉर्डिंग हो, ताकि क्या हो कि एक ही काम को वो बार बार करे और उस चीज़ में क्या हो, वो स्पेशलाइज्ड हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए। और उनका कहना ये भी था कि ये सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि टेक्निकल फील्ड में भी होना चाहिए, मैनेजेरियल और स्किल जॉब्स में भी इस जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाहिए। सपोज कीजिए कि हम लोग एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो एक पर्सन को हम लोग बोल सकते हैं कि आप क्या कीजिए, लकड़ी को कट कीजिए। दूसरा को बोल सकते हैं कि आप कटिंग में क्या कीजिए, हेल्प कर दीजिए। तीसरा को बोल देंगे कि आप क्या कीजिए, लकड़ी को पॉलिश कर दीजिए। और चौथा को हम लोग बोल देंगे कि आप उसको क्या कीजिए, फिनिशिंग टच दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हर आदमी क्या होगा, अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि आदमी क्या होगा, अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, बार बार काम कर रहा है तो उससे उसका काम में क्या होगा, एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे होने का चांस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। पर इसका बात यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो एफिशिएंसी है वो चला जाएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये भी हो जाएगा
कि एक ही काम को हो सकता है 2 लोग मिलके करें तो क्या होगा, 2 अलग अलग काम निकल के आ जाए। करना एक ही काम था लेकिन 2 लोग किए तो वो डबल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने का भी चांसेस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जॉब को कंप्लीट करना और टाइमली जॉब को कंप्लीट करना। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका मैचिंग ऑथोरिटी भी उस इंसान को दिया जाना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना ज़्यादा ऑथोरिटी मिलना चाहिए ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, दोनों का मैचिंग होना चाहिए। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसको ऑथोरिटी भी दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दी, ऑथोरिटी नहीं दे तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि एक सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सपोज कीजिए, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला गया कि 1000 यूनिट क्या कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए एक हफ्ता में, 1 वीक में आप क्या कीजिए 1000 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन उसको कोई भी ऑथोरिटी नहीं दिया गया। अब प्रोडक्शन करना तो जाहिर सी बात है उसको रॉ मटेरियल का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए उसके पास ऑथोरिटी ही नहीं है, तो क्या वो 1000 गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए इसको ब्लेम भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके पास ऑथोरिटी ही नहीं था रॉ मटेरियल परचेज करने का, तो फिर वो बनाता कैसे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। एक्सेस ऑफ ऑथोरिटी भी नहीं होना चाहिए, एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका पॉजिटिव इफेक्ट कि यहाँ पे ऑथोरिटी का मिसयूज बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना दिया गया उसी से अकॉर्डिंग अगर ऑथोरिटी दिया जाएगा तो ऑथोरिटी का मिसयूज यहाँ पे नहीं होगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर ऑथोरिटी दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो जो टाइमली काम करने के लिए जो बोला जा रहा है, जो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है टाइमली काम करने के लिए, वो टाइमली हो जाएगा। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1000 बनाना था, अब उसको थोड़ा सा ऑथोरिटी भी दे देता है कि रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं, तो उसके इसमें क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 यूनिट एक हफ्ता में बना ही लेता। तो इससे क्या होगा, काम जो उसको दिया गया था वो टाइमली वो उसको पूरा कर देगा। अगर हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, डिले होगा काम करने में, क्योंकि या तो फिर ये भी हो सकता है कि काम हो ही ना, डिले के काम हो ही ना। और साथ ही साथ क्या होगा, अगर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैचिंग नहीं, अगर ऑथोरिटी ज़्यादा दे दो तो ऑथोरिटी का मिसयूज करेगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दो ऑथोरिटी ना दो तब तो डिले होगा या तो फिर काम हो ही नहीं पाएगा। क्लियर रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन ये सब चीज़ होता है जिससे कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सिस्टमेटिक काम कर सके। तो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, पर डिसिप्लिन का मतलब होता है कमिटमेंट होना, जो कि एम्प्लॉय का जो कमिटमेंट्स होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। जाहिर सी बात है एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी उसका कुछ कमिटमेंट्स होगा, कुछ उनको टारगेट दिया गया होगा, कुछ काम करने के लिए बोला गया होगा जिसको कि क्या है उसको पूरा करना पड़ता है। तो फेयल का मतलब था कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो डिसिप्लिनरी रोल होता है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट के लिए हो, बल्कि वो सुपीरियर के लिए भी होना चाहिए। मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट दोनों के लिए क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए, फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में। मान लीजिए कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए उनके कमिटमेंट्स के लिए, जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो अगर काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा प्रेज करना चाहिए, उनको ऑनर देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई सुपरवाइजर है, ठीक है, और वो अपना कमिटमेंट्स पूरा करता है तो उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंट देना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, वेज रिविजन्स देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो जाता है कि सिस्टमेटिक वर्किंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में, साथ ही साथ क्या होता है कि एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो नहीं करें तब क्या होने का चांसेस है, वहाँ पे डिसऑर्डर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि काम कर रहे हैं हम लोग लेकिन डिसिप्लिन वे में नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है डिसऑर्डर भी होगा, कन्फ्यूजन भी बना रहेगा, साथ ही साथ वेस्टेज भी होगा रिसोर्सेज का। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम लोग जैसा मन वैसे काम कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का मिसयूज भी होगा, वेस्टेज भी होगा, साथ ही साथ डिले भी होगा वर्क करने में, डिले इन वर्क, क्योंकि डिसिप्लिन है नहीं तो कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, तो हम लोग क्या है अपने हिसाब से काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, काम करने में देरी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जो एम्प्लॉय है उसका क्या होना चाहिए, एक ही
बॉस होना चाहिए। एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं। अब मान लो ये एम्प्लॉय है, अब उसको ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये बॉस 1 है, बॉस 2 है, बॉस 3 है, एरो इधर होगा। तो मान लीजिए कि ये तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, इसको ऑर्डर दे रहे हैं। अब इसको ये क्या होगा, तब कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो इसका बात माने, इसका बात माने कि इसका बात माने, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर अगर मान लो कि ये इसका बात मान लेता है, इसका नहीं मानता है, तो ये लोग को लगेगा क्या, ईगो पे ले लेगा वो लोग अपना बात को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो ये एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किसका बात माने, क्योंकि तीनों ही क्या है, उसके बॉस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉय है उसके लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ये एम्प्लॉय है तो इसका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, और वही सिर्फ क्या करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन देगा। एक एम्प्लॉय का एक से ज़्यादा बॉस नहीं होना चाहिए, और उसको ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ईगो क्लैश होगा सुपीरियर के बीच में ही। बॉस 1, बॉस 2, बॉस 3 ये लोग क्या होगा, आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसको अगर बोला जा रहा है कि आप प्रोडक्शन को क्या कीजिए, स्लो कीजिए, स्लो प्रोडक्शन कीजिए, उतना फास्ट आप मत कीजिए, ठीक है। और तो ताकि क्या हो कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो करके रहे, ठीक है। और क्या होता है कि सेल्स इंचार्ज को यहाँ पे बोला जाता है कि आप बोलिए कि जा करके क्या हो, फटाफट प्रोडक्शन करे, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सके। अब क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसका बात मानेगा, एक तरफ उसको बोला जा रहा है कि आप स्लो प्रोडक्शन कीजिए ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, दूसरी तरफ सेल्स डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी होगा पॉसिबल। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आखिर बात किसका मानेगा, तो इसमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, ईगो क्लैशेस हो जाएगा दोनों बॉसेस के बीच में। तो पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नो कन्फ्यूज़न, ना कोई ईगो क्लैश होगा किसी के बीच में, और एफिशिएंसी लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही बॉस है तो जाहिर सी बात है कोई कन्फ्यूज़न है, एक ही बॉस का ऑर्डर फॉलो करना, तो कोई ईगो यहाँ पे भी नहीं आएगा। लेकिन यही मान लीजिए कि इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न भी होगा, ईगो भी आएगा, फिर डिसिप्लिन जो है वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। बल्कि यहाँ पे हम लोग को बोला गया, एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़े इसके पहले, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्लियर। और इसमें एक और इम्पैक्ट पड़ता है इसका कि जो एम्प्लॉय होते हैं या जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको कई बार क्या मौका मिल जाता है काम से पीछा छुड़ाने का। अब मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय को 4 जन ऑर्डर दे रही है, अब एम्प्लॉय रहा कामचोर, तो वो क्या करेगा, बोलेगा छोड़ो हटाओ हम तो नहीं करेंगे, इसका करे कि इसका करे कि इसका करे, तो उससे अच्छा वो काम ही ना करे। तो ये भी चीज़ होने का चांसेस हो जाता है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा ही, और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा ही। मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है वो, और इंडिविजुअल का गोल और ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंडिविजुअल का गोल इधर है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल इधर हो रहा है, अगर कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, तब ये ड्यूटी बनता है मैनेजर का कि वो इसको दूर करे और साथ ही इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का जो नीड है, गोल है, उसको पूरा करने में वो हेल्प करे। क्योंकि क्या होगा, इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, मायने रखता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल के लिए इंडिविजुअल का गोल को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता, ना ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल को भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इंडिविजुअल ही एक होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव करने में काम आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो हम लोग को अचीव करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, इंडिविजुअल का भी जो नीड और जो गोल है उसको पूरा करना है। सपोज कीजिए कि एक इंडिविजुअल है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा अर्न करना, मोर रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि चलो मेरा एम है हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अगर कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करे, कंपनी के पास पैसा कम है और वो चाहती है कि जो उसका एक्सपेंसेस है कम से कम वो कवर अप हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, इंडिविजुअल को तो अपना जो इस इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि कंपनी क्या हो रहा है, कंपनी के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस है। इस केस में वो क्या कर सकता है, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कंपनी के साथ कि उसका रेम्यूनरेशन बढ़ाए। तो
सबऑर्डिनेट का जो इंटरेस्ट होता है उसको कहीं ना कहीं इस केस में उसको क्या करना है, नीचे करना है। अदरवाइज हम लोग को इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और जो जनरल इंटरेस्ट होता है उसको हमेशा बराबर लेकर के चलना है। पर कुछ केसेस ऐसा हो जाता है जहाँ पे इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसका पॉजिटिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा और एम्प्लॉयज़ जो है वो लंबे समय तक क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। क्लियर है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता क्या है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 प्लान। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक ही डायरेक्शन देना जो कि है ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है। तो अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट क्या होगा और जो ग्रुप है उसमें क्या होगा, उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा जो कि होगा 1 हेड एंड 1 प्लान ओनली। तो सपोज कीजिए, है ना, इतना क्लियर नहीं हुआ है बट इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कॉस्मेटिक्स भी कर रहा है, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन को भी कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, कॉन्फेक्शनरी भी आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो ईच प्रोडक्ट का क्या अपना अपना मार्केट है, अपना अपना बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो हर डिवीज़न क्या होता है, अपना प्लान करेगा अपने अकॉर्डिंग। हर एम्प्लॉय का अपना प्लान होगा, अपना टारगेट होगा। इस डिवीज़न का क्या होगा, अपना टारगेट होगा। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस डिपार्टमेंट में या उस फील्ड में, वो क्या करेंगे, अपना अपना एफर्ट्स देंगे ताकि क्या हो सके कि जो प्लान है उसको अचीव किया जा सके अंडर 1 हेड ओनली। मतलब यहाँ पे क्लियरली ये समझिए कि जैसे जितने भी चीज़ हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे फिर कॉन्फेक्शनरी हो, स्टेशनरी हो, या फिर कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा कि हर हेड के एक ही प्लान होगा। मतलब कॉस्मेटिक में जो भी है वो एक ही होगा, उसमें ज़्यादा नहीं होगा। 1 हेड 1 प्लान, सिर्फ एक ही प्लान होगा जिसको कि क्या करना है, उस यूनिट को फॉलो करना होगा। हर यूनिट का अपना एक प्लान, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि इधर उधर भटकेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है तो कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं कमी हो जाएगा, वेस्टेज होगा एफर्ट्स का भी और साथ ही साथ रिसोर्सेज का भी, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतना। अब इसका नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। अब रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन क्या होता है, तो हम लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको क्या करना है, फेयर सैलरी देना है। ऐसा नहीं है कि उनसे दुनिया भर का काम करा लो और उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा ना दो, ऐसा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी यही होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर सैलरी दिया जाना चाहिए। एटलीस्ट क्या हो, जिससे कि वो सेटिस्फाइड भी हो और जितना वो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको जो फेयर अमाउंट है वो दिया जाना चाहिए। जो रेम्यूनरेशन जो होना चाहिए वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जितना काम कर रहे हैं उससे कम उनको पेमेंट दिया जाएगा तो वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। और हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन के क्या होता है, एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ता है, या तो अगर मान लीजिए वो यहाँ से नहीं भी जाते तो अपना मैक्सिमम एफर्ट वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि वो जितना काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या हो, उनको रेम्यूनरेशन दिया जाए, फेयर वेज उनको दिया जाए। पर ऐसा भी नहीं है कि उनको अपने उनके अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो उस कंपनी का फाइनेंशियल कैपेसिटी पे बेस्ड होता है। फिर साथ ही साथ क्या है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा वेज रेट डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया, बताया गया, उसी के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। या तो फिर उनके जो कॉम्पिटिटर्स जैसा वेज पे कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स जो पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो दे सकते हैं। तो वो उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर ईयर में मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, तो उस केस में उसका ये भी फर्ज बनता है कि वो क्या करे, अपने एम्प्लॉय को बोनस दे, प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को दे, जिससे क्या होगा कि वो इंकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, जिससे कि वो और ज़्यादा एफर्ट लगा सके और कंपनी को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सके। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये निकल के आता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे और वो क्या करेंगे, अपना जो कमिटमेंट है उसको अच्छी तरह से वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और अगर मान लीजिए कि हम इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तब क्या होगा, तब ये होगा कि एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट जो बढ़ जाएगा
और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट नहीं होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पावर या अथॉरिटी वो क्या है, सिर्फ एक हैंड में है, यानी कि टॉप लेवल के पास ही है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का अलग अलग लेवल पे। तो फेयोल का कहना यहाँ पे ये है, फेयोल के अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल में ये है कि कंपनी को ना ही पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर और साइज में, कंपनी का क्या नेचर है और क्या साइज है उस पर डिपेंड करता है। कि अगर मान लीजिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सेंट्रलाइज टेक्निक का यूज़ करके भी हम लोग चला सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकेंडली ये भी चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ जो है वो एफिशिएंट है और कॉम्पिटेंट है, तो और उन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या है, एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है और ट्रस्टवर्दी है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय ना पूरी तरह से स्किल उनके पास नहीं है, पूरी तरह से वो डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो उस केस में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन पे नहीं जाकर के सेंट्रलाइज पे ही जाएंगे। फेयोल का ये कहना है कि ना ही कंपनी को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ना ही पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, बल्कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छी तरह से चलता है। जैसे हम लोग इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, जो मेजर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जैसे प्लान्स बनाना, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग टॉप लेवल के हैंड में रखते हैं। बाकी के जो भी रूटीन वर्क करने का जो भी डिसीजंस होता है, जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करना हो गया, कोई टारगेट फिक्स करना हो, या ये सब जो भी डिसीजंस होता है वो डिसेंट्रलाइज कर दें हम लोग। ये सारा अथॉरिटी हम लोग अपने जो अलग अलग एम्प्लॉयज़, अलग अलग मैनेजर्स उनको दे सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेनिफिट ये होता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ फास्ट डिसीजंस लिया जाएगा ऑपरेशनल लेवल पे भी, और टॉप लेवल भी इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। अगर मान लीजिए हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, कंप्लीटली सेंट्रलाइज करते, तो उससे क्या होगा, काम करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। अगर मान लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन करते पूरी तरह से, तो पावर का मिसयूज़ हो जाएगा। तो कभी भी दोनों का अलग अलग यूज़ नहीं करना, हम लोग को दोनों को एक साथ मिला करके चलना है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, पूरा हो सके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलर चेन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, तो स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ ऑथोरिटी। स्केलर चेन का मतलब लाइन ऑफ ऑथोरिटी या फिर चेन ऑफ सुपीरियर भी हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। तो फेयोल का ये कहना है कि जो चेन होता है उसको फॉलो करना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक चेन के थ्रू ही पार होना चाहिए, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। अब ए बी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है, सी डी को बता रहा है, ये अगर सीक्वेंस में जाएगा तभी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन राइट होगा। अब मान लीजिए ए डायरेक्टली क्या किया, बी को बताया, बी सी को नहीं बता करके डायरेक्ट क्या किया, डी को बता रही है, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्किपिंग एक भी की को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। सपोज हम लोग इसको डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक लाइन है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है, इतने सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे। अब क्या है कि सी को कुछ कम्युनिकेट करना है, किसको करना है, एफ को करना है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो पहले बी को बताएगा, फिर ए बी ए को बताएगा, और उसके बाद क्या होगा, ए ई को बताएगा, फिर ई जा करके कब क्या होगा, एफ को बताएगा, तब जा करके क्या होगा, एफ को पता चलेगा। अगर मान लीजिए ये चेन ब्रोक हो जाता है तो क्या सही तरह से इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, नहीं चला, सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो जो फेयोल का है उनका ये कहना है कि जो शॉर्टकट चेन होते हैं, जैसे मान लीजिए सी अगर मान लीजिए डायरेक्ट एफ को ऐसे करके, ये वाला जो प्रोसेस होता है शॉर्टकट वाले का, उसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। अगर स्केलर चेन को फॉलो करें तो बी जाएगा ए के, सी जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास, ए जाएगा ई, और ई फिर जाएगा एफ के पास। ठीक है, अगर जो स्केलर चेन है उसको फॉलो करते हैं उस प्रिंसिपल को तब। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो सी क्या करेगा, वो डायरेक्टली भी जा करके एफ से कम्युनिकेट कर सकता है। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्लियर इतना? तो गैंग प्लैंक क्या होता है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है दो पर्सन के बीच में, अलग अलग ऑथर मतलब अलग अलग स्टेप मतलब लेवल का, सॉरी अलग अलग फील्ड है, लेकिन क्या है, लेवल दोनों का सेम है। सेम लेवल के जो अथॉरिटी वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उन लोगों के बीच में जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम लोग गैंग प्लैंक
बोलते हैं। क्लियर इतना? तो ऐसा होने से क्या होगा, सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा, सिस्टमेटिक फ्लो होगा किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन का अगर सिस्टम में जाएंगे तो, और साथ ही साथ क्या है, किसी भी तरह का गैप नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग नहीं फॉलो करते तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का कोई क्लैरिटी यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। क्या है नेक्स्ट, ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सिर्फ कमांड नहीं, ऑर्डर का मतलब सिर्फ कमांड नहीं होता है, बल्कि ये होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। मैन एंड मटेरियल का क्या होना चाहिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस पे सारा कुछ होना चाहिए। फ्योल का ये मानना था कि अगर सारा सामान को हम लोग फिक्स प्लेस पे रखते हैं तो हम लोग को क्या होगा, उसे खोजने में परेशानी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को सर्च करने में। अगर मान लीजिए कोई सामान है, ए है मान लीजिए एक गुड, अब ए आज यहाँ पे है, कल यहाँ चला गया, परसों यहाँ पे उसको रख दिया, तो क्या होगा, आदमी को तो खोजने में पूरा टाइम चला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी मटेरियल है, जो मैन हो चाहे मटेरियल हो, उसका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, हर चीज़ का एक फिक्स जगह होना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि कोई भी तरह का हम लोग का टाइम का वेस्टेज ना हो सके और ना ही हम लोग का एनर्जी वेस्ट हो उस चीज़ को सिर्फ खोजने में। तो सब कुछ क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई टूल है, क्या है, टूल है। अब किसी एम्प्लॉय को क्या चाहिए, टूल बॉक्स चाहिए, जिसमें क्या है, एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारा टूल रखा हुआ है। तब टूल चाहिए उन लोगों को, तो उसके लिए क्या होगा, टूल रूम जाना पड़ेगा। अगर टूल रूम सही से पता हो तब तो हम लोग टूल का जो रूम है वहाँ पे जा सकते हैं। टूल बॉक्स जो वहाँ पे हमको सही जगह पता है कि हाँ यहीं पे हमको टूल बॉक्स मिलेगा, तो हम लोग यहीं पे जा सकते हैं। पर यही मान लीजिए कि कभी यहाँ रखा हुआ रहता है, कभी यहाँ रखा हुआ रहता है, कभी सुपीरियर के पास है, कभी सबऑर्डिनेट के पास है, कभी अलग रूम में है, तो क्या होगा कि उसको खोजने में आधा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो बचेगा, किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होगा, और साथ ही साथ क्या है, काम भी जो है वो स्मूथ और सिस्टमेटिक वे में चलता रहेगा। अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, स्मूथ किसी भी तरह का कोई काम नहीं चल पाएगा, और हम लोग को जब ज़रूरत होगा जो चीज़ का, हम लोग उससे कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब सपोज कीजिए टूल हमको अभी चाहिए तुरंत, हमको नहीं मिल पाए, और जब तक मिल रहा तब तक पता चला काम ही हो गया, तो फिर वो भी तो सही चीज़ नहीं है। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, सारा चीज़ को प्रॉपरली ऑर्डरली में अरेंज होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। मतलब हम लोग को एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो जब उनके साथ काइंड और जस्टिस की तरह ट्रीट होगा तो वो भी क्या करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर मान लीजिए मैनेजर जो है वो बायस हो जाता है एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, और क्या करेगा, तो उससे एम्प्लॉयज़ जो है वो डिससेटिस्फाइड होंगे, और डिससेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा, वो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन उस काम को करने के लिए नहीं दे पाएंगे। इक्विटी का मतलब सिर्फ सैलरी इक्वल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते कि प्यून को जो सैलरी दे रहे हैं आप वही सैलरी सुपरवाइजर को दीजिए। इक्विटी का मतलब होता है कि सेम जो लाइन पे लोग हैं उनको सेम सैलरी दिया जाना चाहिए। ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए उसका जेंडर क्या है, उसका पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ों को वहाँ पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेडिकल लीव किसी को हम लोग दे रहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मेडिकल लीव का फैसिलिटी है, तो वो जो भी ग्रेड के एम्प्लॉय हो उन सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे उनका ग्रेड जो हो, चाहे पोजीशन जो हो, चाहे तो फिर जेंडर जो हो। ये सब चीज़ का यहाँ पे मैटर नहीं करना चाहिए। अगर मेडिकल लीव आप कंपनी दे रही है तो सारा लोगों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहेंगे और साथ ही साथ मोटिवेटेड रहेंगे और उनका मोराल बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ नहीं होगा तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेंगे, टर्नओवर भी बढ़ते रहेगा और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय को फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र या टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र या टर्मिनेट फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए। उसको कम से कम ये जॉब सिक्योरिटी उनको देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय है, उसको जॉब के जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, उसके प्रति वो इनसिक्योर है, इनसिक्योर उनको फील हो रहा है, तो वो क्या अपना मैक्सिमम वहाँ पे दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो उनको क्या होना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं फील होना चाहिए अपने काम को लेकर के। अगर मान लीजिए उनका फ्रीक्वेंट टर्नओवर होते रहता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से रन नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से अवॉइड
कर देना चाहिए। सिर्फ टर्नओवर ही नहीं बल्कि तुरंत अगर हम लोगों का क्या करेंगे, एम्प्लॉय का तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे या रोटेट करेंगे कि आज तुम ये काम कर लो, आज तुम वो काम कर लो, तो वैसे में क्या होगा, उसको काम सीखने में भी टाइम लगेगा और साथ ही साथ वहाँ पे क्या होगा, सेटल होने में भी उस जॉब में उसको टाइम लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का और एम्प्लॉय का भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो कहीं पे भी अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है इतना? तो मतलब यहाँ पे कहने का ये हो रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय हो उनको ना ही फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए, ना ही फ्रीक्वेंट टर्नओवर होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंट। तो इसका पॉजिटिव ये होगा कि एम्प्लॉय जो है वो क्या करेंगे, अपना एफिशिएंसी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं और टाइम और रिसोर्सेज है उसका भी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यही मान लीजिए कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, रोटेशन होता है, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का और साथ ही साथ एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है चॉकिंग आउट ऑफ प्लान। क्या होता है? चॉकिंग आउट द प्लान, और फिर उसको क्या करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। फेयल का ये मानना था कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए कि वो क्या कर सके, प्लान को बना सके और साथ ही एग्जीक्यूट भी कर सके, जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन आएगा। तो मैनेजर्स जो है उनको अच्छी तरह से वेलकम करना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ आइडियाज़ दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए प्लान बनाने से पहले। अगर मान लीजिए कि उनका सजेशन अच्छा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम उनको अपना सजेशन देने का, अपना आइडियाज़ देने का मौका देना चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि कोई प्लान सेटअप हो रहा मैनेजर के द्वारा, ठीक है, बिफोर मैनेजर सेटिंग अप ऑफ द प्लान, तो वो क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ का जो भी सजेशंस है, जो भी आइडियाज़ हैं, उसको सुनना चाहिए, उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होगा कि एक बार जब प्लान बन जाए तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए उस प्लान के बारे में, ताकि उसको क्या कर सके, अच्छा से फॉलो अप कर सके, अच्छा से उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अगर मान लीजिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को मौका देते हैं अपना आइडियाज़ और सजेशंस देने का, तो उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय के अंदर बिलोंगिंगनेस का भावना आएगा और साथ ही साथ क्या होगा, वो टारगेट को भी अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, टारगेट को टाइमली क्या कर सकते हैं, वो अचीव कर पाएंगे। अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है तो एम्प्लॉय क्या होगा, अपना बेस्ट एबिलिटी से काम नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट है स्पिरिट द कॉर्प्स। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो फेयल का ये मानना है कि काम हमेशा ग्रुप वर्क हो तो ज़्यादा अच्छा, ग्रुप में लोग काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उनका ये मानना था कि हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनको एक टीम की तरह काम करना चाहिए, खुद को एक पार्ट समझना चाहिए, एक मेंबर समझना चाहिए उस टीम का, और ताकि क्या हो सके, टीम बना करके काम करना चाहिए, टीम गोल को क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, टीम का कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो काम टीम कर सकता है वो इंडिविजुअल अकेले नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट में बिलोंगिंगनेस का भावना लेकर के आना एम्प्लॉयज़ में, उनको ऐसा लगना चाहिए कि एम्प्लॉय के जो भी मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स है, वो क्या है, एक टीम है, जिससे क्या होगा कि वो टीम वर्क अच्छी तरह से कर पाएंगे, अच्छी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर एक इंसान को बोला जाए कि आप 1000 यूनिट एक हफ्ता में बनाइए तो वो पॉसिबल नहीं है। यही अगर वो ग्रुप में बनाएंगे तो वो पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर, उनको टारगेट दिया गया 100 यूनिट्स क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और उसको वो क्या किया, 10 ग्रुप 10 मेंबर्स में उसको बांट दिए। तो 10 ग्रुप में बांटे मतलब क्या हुआ कि हर एक एम्प्लॉय को क्या मिला, 10 यूनिट प्रोड्यूस करने का। तो अभी क्या हुआ, ग्रुप में अब बांट दिए कि एक यूनिट को क्या, एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को क्या करना है, 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो उससे क्या होगा कि अब इसका जिम्मेदारी बनता है कि वो 10 यूनिट कैसे भी करके कंप्लीट करे। तो उससे क्या होगा, काम बट गया आधा आधा सभी लोगों के बीच में। तो उससे क्या होगा कि जो टारगेट है उसको अचीव करने में ईजी हो जाएगा। पर क्या होगा कि मान लीजिए कि 2 जो वर्कर हैं वो क्या हो गए, बीमार पड़ गए, तो उस केस में क्या होगा कि बाकी का जो काम है वो क्या होगा, बाकी 8 जो वर्कर्स हैं उन्हीं लोगों के बीच में डिवाइड हो जाएगा और वैसे टारगेट अचीव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 को बोला गया तो 10 ही लोग करेंगे। एक अगर वहाँ से बीमार पड़ गया, किसी कारण से नहीं कर पाया, तो बाकी का काम जो है वो 9 लोगों के बीच में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि टीम स्पिरिट बढ़ता है और गोल को, ग्रुप गोल को अचीव करने में
हेल्प मिलता है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, एक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। यही अगर मान लीजिए कि जो ग्रुप वर्क यहाँ पे नहीं होता, 100 में क्या होता 10 है, तो एक एक को क्या करना है 10-10 यूनिट बनाना। अब इसको सबको इंडिविजुअली ही दिया जाता, ग्रुप में यहाँ पे काम नहीं होता, तब क्या होता है बीमार पड़े चाहे कुछ बने, काम इसी को करना पड़ता। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ अगर वो बीमार पड़ गया है तो उसको रेस्ट करने के लिए पूरा टाइम मिल रहा है, और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का अगर डाउट होता है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।